25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को फांसी की सजा। देश में पहली बार एक साथ इतने लोगों को मिली है फांसी की सजा। यूपी और पंजाब में आज थम जाएगा तीसरे दौर के प्रचार का शोर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। महानगरी मुंबई में वाटर टैक्सी की शुरुआत। बेलापुर और एलिफेंटा द्वीप पर जाना हुआ आसान। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा टी20 मैच। जीत के साथ सीरीज पे कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू की तैयारियां पूरी। 45 देशों की नौसेना के साथ मिलन 2022 युद्धाभ्यास। तो देखिए आपने अब तक की ट्रेंडिंग न्यूज। अब आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के समंदर में हलचल बढ़ गई है। नौसेना के तमाम जांबाज योद्धा विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं। सोमवार को यहां प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और नौसेना इस कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां करती है। फ्लीट रिव्यू के साथ ही यहां मिलन 2022 युद्धाभ्यास की भी शुरुआत हो जाएगी। समंदर की सतह से आसमान की ऊंचाई तक ये है हिंदुस्तान की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण। पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। समंदर से अनंत आकाश तक सटीक निशाना। अचूक मारक क्षमता। अत्याधुनिक तकनीक की मिसाल। नौसेना के ताकतवर योद्धा आईएनएस विशाखापट्टनम से निकली ये ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान के दुश्मनों को चेतावनी है। ये सुपरसोनिक मिसाइल रक्षा में आत्मनिर्भर बन चुके भारत का प्रमाण है। विशाखापट्टनम में नौसेना की ताकत की ये नुमाइश एक खास मकसद से हो रही है। दरअसल सोमवार से विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का कार्यक्रम होना है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम इन दिनों हिंदुस्तान के पश्चिमी समुद्र तट में मौजूद है। राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू में शामिल होने से पहले आईएनएस विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फायर किया। सोमवार को होने वाला फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। आजादी के 75वें साल में हो रहे इस फ्लीट रिव्यू को खास बनाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फ्लीट रिव्यू में नौसेना के 60 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू के बाद नौसेना के युद्धाभ्यास मिलन की शुरुआत हो जाएगी। इस युद्धाभ्यास के लिए 45 से ज्यादा देशों की नौसेना को आमंत्रित किया गया है। मिलन 2022 युद्धाभ्यास 4 मार्च तक आयोजित होगा। 25 से 28 फरवरी तक बंदरगाह पर अभ्यास होगा। 28 फरवरी से 4 मार्च तक समंदर में अभ्यास होगा। भारत ने साल 1995 में अंडमान निकोबार में 4 तटवर्ती नौसेनाओं के साथ मिलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस साल का मिलन कार्यक्रम 11वां युद्धाभ्यास है। नौसेना का ईस्टर्न कमांड इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है। यानी आने वाले कुछ दिन विशाखापट्टनम का समंदर हिंदुस्तानी नौसेना की अदम्य ताकत का गवाह बनेगा। यही वो ताकत है जिनके दम पर हिंदुस्तान का समंदर दुश्मनों से हमेशा महफूज रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, हलचल सिर्फ विशाखापट्टनम के समंदर में ही नहीं है, बल्कि मुंबई के समंदर में गहमा गहमी भी देखने लग रही है। क्योंकि देखिए, ये एक नई खबर है आपके बीच में। इस गहमा गहमी का ताल्लुक सेना से नहीं है,
बल्कि लोगों की सहूलियत से है। मुंबई के समुंदर में वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। बहुत ही नई खबर, इस सर्विस के शुरू होने से 2 घंटों का जो अब सफ़र है वो महज 50 मिनटों में तब्दील हो जाएगा। देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू होने से मुंबई नवी मुंबई से जुड़ जाएगी सीधे तौर पर, जिससे दूरी जो है कम हो जाएगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा। देखिए, मुंबई से नवी मुंबई तक का सफर और हुआ आसान। दूरी के साथ साथ पैसे और समय की बचत। घंटों का सफर अब मिनटों में होगा, क्योंकि मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। वाटर टैक्सी शुरू होने के बाद मुंबई से नवी मुंबई तक के बीच का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। पहले इस सफर को पूरा होने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता था। इस टैक्सी सेवा को संचालित करने का लाइसेंस 2 निजी कंपनियों इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज LLP और वेस्ट कोस्ट मरीन को सौंपा गया है। मुंबई की इस वाटर टैक्सी सर्विसेज के किराए की बात करें तो इस सेवा का शुरुआती किराया 750 रुपए है। अलग अलग रूट के लिए अलग अलग किराया है। DTC से बेलापुर तक का किराया 1210 रुपए होगा। DTC से धर्मतार तक का किराया 2000 रुपए होगा। DTC से JNPT का किराया 200 रुपए और DTC से करंजा तक का किराया 1200 रुपए होगा। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली ये वाटर टैक्सी फिलहाल 3 रूटों पर शुरू की गई है। पहला रूट नेरुला से बेलापुर JNPT होते हुए एलिफेंटा को जोड़ेगा। दूसरा रूट DTC से JNPT एलिफेंटा होते हुए नेरुल को जोड़ेगा। तीसरा रूट DTC से बेलापुर होते हुए नेरुल को जोड़ेगा। वाटर टैक्सी के जरिए DTC से धर्मतार तक जाने में 55 मिनट का समय लगेगा, जबकि डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से JNPT तक 20 मिनट का वक्त और DTC से करंजा तक जाने में 45 मिनट का वक्त लगेगा। ये वाटर टैक्सियां सप्ताह के सभी दिन सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच चलेंगे। शुरू में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को ये वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। अगर मांग अधिक होती है तो फिर हर 30 मिनट में ये वाटर टैक्सी संचालित होगी। ये वाटर टैक्सियां पूरी तरह से एयर कंडीशनड हैं, जिनमें 10 से 50 लोगों के बैठने की क्षमता है। वाटर टैक्सी में सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसमें बैठने वाले हर शख्स को लाइफ जैकेट दी जाएगी। वाटर टैक्सी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसमें हमेशा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। दरअसल माया नगरी मुंबई में सबसे ज्यादा अहम है समय पर किसी जगह पर पहुंचना। वर्तमान में मुंबई की जनता का सबसे ज्यादा वक्त बुरे ट्रैफिक की वजह से बर्बाद हो जाता है, लेकिन अब लोग आम टैक्सी की तरह ही इस स्पीड बोट के जरिए दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई या बेलापुर मिनटों में पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू के साथ ही साथ हिंदुस्तान के शौर्य की एक और तस्वीर भी दिखाई दी। 15 फरवरी को चेन्नई से रवाना ऑल विमेन आर्मी एक्सपीडिशन की टीम आज विशाखापट्टनम पहुंच गई है। आर्मी की 7 महिला सदस्यों ने समंदर में 54 घंटे की हैरतअंगेज यात्रा को सफलतापूर्वक कर लिया है और 44 फीट लंबा बवारिया क्लास बोट पर आर्मी की इन महिलाओं ने ये कारनामा कर दिखाया। इस टीम ने नाव के जरिए 330 मील की यात्रा पूरी कर ली है। और देखिए, समुंदर के बाद अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की। लद्दाख में मिशन जोजिला शुरू हो गया है और भारी बर्फबारी की वजह से देश से कटे
श्रीनगर लेह मार्ग को खोलकर सड़क संपर्क बहाल करने की मुहिम युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। उसी के तहत ये काम लगातार जारी है। आधुनिक मशीनों और उपकरणों से लैस सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों और जवानों ने कारगिल जिले के द्रास की ओर से सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया। गुरुवार को शुरू किए गए इस अभियान में कल शाम तक बर्फ हटाने वाली मशीनों ने द्रास से लेकर शैतान नाला तक सड़क से बर्फ हटाने का काम किया। पूरी कोशिश है कि फरवरी महीने के अंत तक लेह श्रीनगर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाए। आपको बता दें, जोजिला में 5 जनवरी से 9 जनवरी तक भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के अलर्ट के बाद 5 जनवरी से इसे बंद कर दिया गया था और अब पूरी तैयारी चल रही है इसे वापस खोल देने की। बात पहाड़ों की हो रही है तो उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड का औली आधी फरवरी के बाद भी बर्फबारी से गुलजार है। बर्फ की इस जन्नत में सैलानियों के आने का तांता जो है लगातार लगा हुआ है, जहां सूरज की चटक धूप में भी सैलानी रोपवे के साथ साथ स्कीइंग और कुदरती नजारों का मजा ले रहे हैं। देखिए, सफेद बर्फ से सराबोर ये बेहद खूबसूरत नजारा न तो स्विट्जरलैंड का है और न ही किसी यूरोपियन कंट्री का, बल्कि बर्फ की मोटी चादर से ढकी ये पहाड़ियां हैं औली की। जी हां, देश का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन औली आधी फरवरी बीत जाने के बाद भी बर्फबारी से गुलजार है। औली का मौसम औली आने वाले सैलानियों के लिए औली को स्वर्ग बना चुका है। औली की जमीन बर्फ से सराबोर है, लेकिन मौसम के साफ होने पर जब सूरज से आती चटक धूप औली की इस बर्फीली जमीन पर पड़ती है तो पूरा औली हीरे की चमक सा दमकने लगता है। सूरज की साफ रोशनी में औली की बर्फिस्तान वाली तस्वीर इसे देश के हर हिल स्टेशन से अलग और स्पेशल बनाती है। सूरज की चटक धूप में औली के इसी श्वेत स्वरूप को देखने देश भर से सैलानी अभी भी औली का रुख कर रहे हैं। औली में मौसम सुहाना है। सूरज से आती तेज धूप तापमान से राहत की उम्मीद जता रही है, लेकिन वहीं औली की वादियां जबरदस्त बर्फ से लग-तक दिखाई दे रही हैं। देश के कोने कोने से इस समय रोपवे का आनंद उठाने पर्यटक औली आ रहे हैं और औली में जबरदस्त बर्फ के बीच पर्यटक जमकर स्कीइंग का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। औली में दिसंबर से ही भारी हिमपात जारी है और इसीलिए पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से ये हिल स्टेशन सैलानियों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। चमोली से कमल नयन सिरोही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगीत में कितनी ताकत होती है, वीडियोस की मिसाल है। जो लोमड़ी एक शख्स के पास आने से कतराती थी, वो म्यूजिक सुनकर वहां बैठ गई। गिटार की धुन और गाने की आवाज सुनकर पहले तो लोमड़ी आसपास भटक रही थी, लेकिन जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा, लोमड़ी की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ती गई। अब लोमड़ी का ये संगीत प्रेम सोशल मीडिया पे खूब शेयर किया जा रहा है। When the fox comes round, when the fox comes round. और म्यूजिक से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। अब जरा इस डॉग को देखिए, ये कितना बड़ा संगीत प्रेमी है। किसी सदे हुए म्यूजिशियन की तरह ये कीबोर्ड बजाने के लिए तैयार है। साथ में एक हॉर्न भी रखा हुआ है और ड्रम किट भी लगा है। डॉग एक के बाद एक इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर हाथ आजमा रहा है। डॉग के मालिक ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जैसे ही अपलोड करा, वीडियो धड़ाधड़ शेयर किया गया और वायरल हो गया।
और अब देखिए ये डॉग, टीवी देखते देखते ये डॉग बिल्कुल कार्टून में खो ही गया। एनिमेशन में कुछ जानवरों की हरकतें देखकर वो इनकी कॉपी करने लगा। पीछे बैठे डॉग के मालिक ने उसकी इस हरकत का वीडियो बना लिया। जब मालिक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो ये वीडियो वायरल होने लगा। आपने हाथी चींटी के चुटकुले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन बाज को न जाने क्या इस बार सूझा कि उसने जो है हिरण से पंगा ले लिया। पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ हिरण के सींग पर जा बैठा। भारी भरकम बाज के वजह से हिरण नीचे की तरफ झुक गया। इसके बाद दोनों के बीच मुकाबला जमकर शुरू हो गया। काफ़ी देर तक दोनों जो है एक दूसरे से जूझते रहे। दोनों के मुकाबले का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। तो देखिए हमने मजेदार वायरल वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में बीजेपी के तमाम नेता व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्रिकेट खेलने का वक्त निकाल लिया। नागपुर में गडकरी चौके छक्के लगाते दिखाई दिए। गडकरी की बैटिंग देखकर वहां मौजूद लोगों में खूब तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गडकरी क्रिकेट खेलते नजर आए, बैट उठाया और दे दनादन बॉलों से छक्के लगाए और इसे दर्शकों ने वहां पर खूब एंजॉय किया। नितिन गडकरी का ऐसा अंदाज पहली बार लोगों के सामने आया था और लोग इसे देखकर वाकई बहुत ही खुश थे। उनके साथ मिलने जुलने का मौका उन्हें मिल रहा था, उनके साथ खेलने का मौका उन्हें मिल रहा था और इससे वो बहुत ही खुश नजर आए। और बात देश की सुरक्षा की कर लेते हैं। देखिए, देश की सुरक्षा में मुस्तैद जाबाजों को लेकर अक्षय कुमार की दीवानगी जग जाहिर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्मों की व्यस्त शूटिंग से समय निकालकर अक्षय को जब भी वक्त मिलता है जवानों के बीच वो पहुंच जाते हैं और उनके साथ वक्त बिताते हैं। देखिए, ये खबर पर हम रुक करेंगे, उससे पहले एक और आपको खबर दे दें कि जैसलमेर की रेतीली धरती पर 4 दिनों से चल रहे मरु महोत्सव का समापन हो गया और इस दौरान राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता, साहस, पराक्रम, गीत संगीत के हर रंग देखने को आपको मिलेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक देश के जाबाजों के हैरत अंगेज करतब दर्शकों ने जब भी देखा है इसको तो दांतों तले उंगलियां दबा बैठे। देखिए, धोरों की धरती पर जब घोड़ों ने दौड़ लगाई तो रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। रेतीली जमीन पर जब दौड़ की कमान ऊंटों ने संभाली तो उनके रफ्तार को दर्शक देखते रह गए। रेगिस्तानी जहाजों पर सवार जवानों के जौहर ने समा बांध दिया। आसमान के पहरेदारों की ड्रिल आकर्षण का केंद्र रही। दूर दूर तक पसरी हुई रेत के धोरों से टकराकर संगीत और संस्कृति के रंगों और रसों के दरिया सर्द शाम में उफनते रहे। सुर, संगीत, राग, रंग, उत्सव, महोत्सव। जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर रेत के मखमली लहरदार धोरों के बीच मरु महोत्सव का शानदार समापन हुआ। सैलानियों के हुजूम के बीच धोरे रंगीन हो उठे। फिजाओं में लोक संस्कृति की महक घुल गई। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद सरहदी जिले जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का रविवार को उल्लास के साथ आगाज हुआ था। 4 दिनों तक सम के धोरों पर सुर, संगीत, सभ्यता, संस्कृति, साहस, पराक्रम का प्रदर्शन होता रहा। रोमांच और रफ्तार के एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रमों के आयोजनों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वेरी हैप्पी वी हैव वन। हम जीत गए हैं टग ऑफ वॉर। राजस्थान की तरफ से राजस्थान की गवर्नमेंट को हमारा शुक्रिया कि हम टूरिस्ट को हमको अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे खेलने की। काफ़ी अच्छा लगा आके देख के और इन सब का उत्साह देख के बहुत सही लगा और यहाँ खेल के भी बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मौका मिला दूसरे स्टेट। मैं तो नॉर्मल यूजुअली जो सब खाते हैं वही खाती हूँ।
नहीं, कैसा लगा फिर आपको रस्सा कश्ती में? बहुत सही, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एंजॉय कर रस्सा कश्ती की प्रतियोगिता आपने बहुत जोर लगा बहुत जोर लगा। मालूम था ऐसे कंपटीशन होता है यहाँ पे, तो इच्छा थी कि हम सेलेक्ट हो जाएं, सेलेक्ट हो गए और कंपटीशन करके बहुत अच्छा लगा और जीत के और भी अच्छा लगा। सैलानियों ने धोरों पर जी भर कर समय बिताया, कैमल और जीप सफारी का आनंद लिया। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूमते रहे, अलग अलग खेलों का आनंद उठाते रहे। स्थानीय लोगों और सैलानियों के बीच रस्सा कश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिलाओं और पुरुषों के बीच की रस्सा कश्ती ने दर्शकों में जोश भर दिया। मरु महोत्सव की रौनक से विदेशी सैलानी भी अभिभूत नजर आए। पनिहारी मटका रेस में स्थानीय महिलाओं के साथ साथ विदेशी पर्यटकों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बीएसएफ के कैमल दस्ते ने महोत्सव में अपनी जाबाजी दिखाई। हथियारों के साथ ऊंटों पर पराक्रम का प्रदर्शन किया। जवानों ने ऊंट रेस में हिस्सा लिया। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लिया। ये पहला मौका था जब 75 ऊंटों की एक साथ रेस हुई। कैमल दस्ते का अलग अलग फॉर्मेशन में करतब भी दर्शकों में जोश भरता रहा। भारतीय वायुसेना के वायुवीर योद्धाओं ने महोत्सव के दौरान हवा में हैरत अंगेज एयर वॉरियर ड्रिल का रोमांचक प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। समापन के दिन एयरफोर्स के जवानों ने अलग अलग ड्रिल से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। मरु महोत्सव ने जिस तरह शानदार आगाज किया था, 4 दिन बाद उसी अंदाज में बेहतरीन समापन के साथ संपन्न हुआ। सेलिब्रिटी नाइट में जन समूह ने संगीत के दिग्गजों के साथ सुर से सुर मिलाकर धोरों की धरती पर समा बांध दिया। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए आपने ये शानदार तस्वीरें जहां जवान जो है सभी का दिल जीत रहे थे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। देश की सुरक्षा में मुस्तैद जाबाजों को लेकर अक्षय कुमार की दीवानगी जग जाहिर है। फिल्मों की व्यस्त शूटिंग से समय निकालकर अक्षय को जब भी वक्त मिलता है जवानों के बीच पहुंच जाते हैं, तो उनके साथ वो वक्त बिताते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। एक दिन पहले ऐसी ही एक तस्वीर देहरादून में देखने को मिली, जहां पर अक्षय कुमार वॉलीबॉल खेलते नजर आए। देश के जवानों के साथ अक्षय कुमार वॉलीबॉल खेलते नजर आए, उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। अक्षय कुमार को जब भी वक्त मिलता है वो देश के जवानों के साथ वक्त बिताने पहुंच जाते हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर एक बार फिर से सामने आई जब अक्षय कुमार वॉलीबॉल खेलते नजर आए। उन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। ये रियल लाइफ हीरो से मुलाकात में अक्सर बने रहते हैं और देश के जवानों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। सारे परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने भी यहाँ इससे पहले 2017 में भी अक्षय हिमाचल प्रदेश में नजर आए थे। मैं जैसे हमेशा कहता हूं, मैं फिर वही दोहराऊंगा, आप लोग हैं तो हम हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोग हैं तो हम हैं। आप लोग रियल हीरो हैं, रियल। मैं सिर्फ एक रील में हीरो हूं, रील। ओके, और मैं सारे परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर लेते हैं कुछ चुनाव से जुड़ी खबरों की। देश में देखिए चुनावी माहौल है, लोकतंत्र का महोत्सव है, रैलियों का रेला है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के साथ साथ पंजाब में होने वाले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सिख समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के लोगों के साथ लंबी चर्चा की और तमाम समस्याओं और नतीजों का निराकरण। पटियाला के राजपुरा में चुनाव का एक रंग राहुल गांधी का भी दिखा। आखिरी राउंड की टक्कर से पहले ढाबे पे पराठा खाते हुए दिखे राहुल गांधी। दरअसल प्रचार के दौरान कल राहुल गांधी का काफिला एक ढाबे के बाहर रुक गया, जहां राहुल टेबल के सेंटर पर बैठ के और उनके इर्द गिर्द बाकी नेता उनके साथ बैठे और यहाँ पर उन्होंने खाना खाया। राहुल के ठीक बगल में राजीव शुक्ला भी बैठे नजर आए और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाया।
देखिए, हर शहर का अपना एक स्वाद होता है। कुछ जगह होती हैं जहां शहर के लोग जायका लेने के लिए जमा हो जाते हैं और चुनाव के समय में वही जगह जो है चुनावी चौपाल में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही अमृतसर में स्वाद के एक अड्डे पर हमने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा की। देखिए। चुनावों की चर्चा देखिए वैसे तो चाय पर होती है, पर जब तुसी अमृतसर आ जाओ ना फिर फिश पे चर्चा करनी जरूरी होती है। और ऐसे में जब आपके साथ दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद हो, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है आज आप भी मछली का स्वाद चखने आए। अमृतसर आओ और दो चीजें आप मिस कर दो, अमृतसरी कुलचा और अमृतसरी फिश, तो इसका मतलब फिर आप अमृतसर नहीं आए। फिश पे तो चर्चा हम कर रहे हैं, कुलचा टेस्ट किया आप? कुलचा टेस्ट किया, मैं तो अभी यहाँ कुछ दिन से हूँ, तो ज्ञानी की लस्सी, कुलचा और फिश, ये तीन मेरे फेवरेट हैं अमृतसर के। और मैं मतलब आई मेक ए पॉइंट कि मैं इन तीन जगह समय निकाल के जरूर चला जाऊँ। मेरी तो वाइफ मुझसे रोज फोन करके पूछती है ज्यादा पराठे तो नहीं खा रहे हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको रिच करने की। जैसे हमने दिल्ली में कोशिश की, दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, तो हर एक कल्चर के लोग रहते हैं, तो वहाँ हमने सबकी एकेडमीज बना के उनको रिच किया, कल्चर्स को रिच किया। यहाँ भी मुझे लगता है सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पंजाब की ये कल्चर देश का असेट है। पंजाब के गांव-गांव में वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है कि आप आईटी सिटी की बात करते हो, पंजाब में आईटी विलेजेस खड़े हो सकते हैं। और पंजाब में पॉसिबिलिटीज, पंजाब का जो माइंड है ना बहुत टेक्नोक्रेट माइंड है। तो मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ, कनेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को। लोहा छत्तीसगढ़ में पैदा होता है, झारखंड में पैदा होता है, देश के उड़ीसा में पैदा होता है। लोहे को ढाल के उसको औजार बनाने से लेके उसको मशीन बनाने का काम पंजाब में शुरू हुआ, और ऐसे दौर में शुरू हुआ जब ट्रेन भी पता नहीं कितनी चलती थी और कितनी नहीं चलती थी। तो पंजाब का आदमी बाय डिफॉल्ट एंटरप्रेन्योर है, बस उसको थोड़ा सा न्यू एज के साथ में, न्यू एज एजुकेशन के साथ में ब्लेंड करना है। आप देखिएगा आने वाले समय में आप देश में नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। जी ते आज बड़िया ऑप्शना देतियां मैनू ते मनीष जी नु। देखो असी ते जनता बन गया, एक बने तुसी ला लो आप वाले आ, एक बने अकाली हो गए, तो एक बने कांग्रेस। समझ नहीं आ रही भी असी किन्नू चूज करें। मनीष ऐसा लग रहा है मेरे पास तो तीन ऑप्शन है। जनता यही कह रही है कि हम इतने कंफ्यूज हो गए कि हम ये टिक्का खाएं, हम मटन खाएं या हम फिश खाएं। देखो टिक्का और मटन तो मिल ही जाता है, पर अमृतसरी फिश तो मक्खन पे ही मिलती है। ओए होए। मतलब पंजाब में ईमानदारी की राजनीति है ना, ये तो आप में ही मिलती है। लास्ट क्वेश्चन मनीष, अब देखिए कि जनता ने तीनों चीजें दे दी हैं, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन अगर आ गई तो क्या होगा? इसका एक ही तरीका है, अभी तो चुनाव होने में समय है, थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया जाए ताकि कुछ माइनॉरिटी में बचे ही ना। तो इन्होंने मेजॉरिटी कर दो, ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी कर दिया जाए। और कहाँ पर मोहर लगाई आपने? शुद्ध देसी वाली अमृतसरी फिश मेजॉरिटी में। यू कैन टेस्ट इट नाउ एंड यू कैन एंजॉय इट। हम उम्मीद यही करते हैं जैसे मनीष जी ने मेरे इस प्लेटर को कंप्लीट कर दिया है, मतलब मेजॉरिटी बता दी है कि किधर जाना है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब की जनता भी, टेस्ट का कंट्रास्ट भी है आपके लिए, लेकिन मेजॉरिटी भी है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब की जनता इसी तरीके से मेजॉरिटी वाली थाली परोसेगी। अब स्वाद के साथ चुनाव पर चर्चा के लिए आपको लिए चलते हैं कानपुर की गलियों में, जहां एक खास तरह के मक्खन मलाई लड्डू के स्वाद की चर्चा दूर दूर तक फैली है। स्वाद और मिठास से भरी कानपुरिया राजनीति में यहां का चुनावी माहौल क्या कहता है, आइए जानते हैं। कानपुर की एक चीज बड़ी मशहूर है और वो है यहाँ की मक्खन मलाई। दरअसल यहाँ की मक्खन मलाई ओस से भी हल्की और रुई से मुलायम होती है, जिसका स्वाद यदि आप बिरहाना की गलियों में आकर एक बार चख लेंगे तो यहाँ पर दोबारा आना नहीं भूलेंगे। और बात ठंड के मौसम की करें तो ठंड के मौसम में तो यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, क्योंकि मक्खन मलाई जो है वो ठंड के मौसम में ही यहाँ पर मिलती है। और ठंड के मौसम में बिरहाना रोड पर स्थित ये कल्लू फोटो मक्खन मलाई की दुकानें इसी तरह से कई कतारों में लगी हुई हैं। 60 से 65 साल पुरानी ये दुकानें हैं
और इनकी खास बात यह है कि इनकी मलाई जो रहती है, जो यहाँ पर दिन भर ये लोग बनाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट रहती है। यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है और हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर ठेले लगाए गए हैं वहाँ पर तमाम तस्वीरें लगाई गई हैं इनकी। ऐसा क्यों? हमारे पहले दादाजी काम करते थे, तो उसकी पहचान के लिए उनको, डैडी को हमारे कोई जानता नहीं था, तो उनकी पहचान के लिए मेरे पिताजी ने फोटो लगाई। फोटो लगाने के बाद उनका नाम सब लोग जानने लगे। कितनी ब्रांचेस हैं? मेरी आपकी यहाँ पे 3 ब्रांच हमारी। ये पुरानी जगह ये स्थिर है जहाँ दादाजी हमें लगाते थे, और मेरी 2 शॉप है। चुनाव में भी इतनी मिठास है इस बार? बिल्कुल रहेगी। इसकी सरकार में इतनी मिठास रहेगी? अपने लिए तो कमल है। कमल है, कमल खिलेगा। और साइकिल? साइकिल भी है, रफ्तार में है। जीतेगा कौन? अब ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ पर एक पूरा मलाई मक्खन का बर्तन खाली हो गया, दूसरा यहाँ पर एक बार फिर से रिफिल कर दिया गया। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने शौकीन हैं यहाँ के लोग ये मक्खन मलाई का स्वाद चखने के लिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नहीं, यहाँ पर हम किसी चोर, डकैत या डाकू की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कानपुर के बहुत ही मशहूर सुप्रसिद्ध ठग्गू के लड्डू, जो आपके दिल को अपने स्वाद के जरिए हमेशा ही ठग लेते हैं। कितने सालों से आपकी दुकान यहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइए। दुकान लगभग 70-80 साल पुरानी हो रही है। ठग्गू के लड्डू के नाम से दोनों लड्डू, हम 2 क्वालिटी के लड्डू बनाते हैं। एक काजू के लड्डू हुआ करते हैं, इसमें सूजी खोया काजू गोंद रहता है। ये ऐश्वर्या राय की शादी में गया था, तब से ये ज्यादा फेमस हुआ था। अब यहाँ जो एक बंटी पब्लिक शूटिंग हुई थी, इस पे रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने लड्डू खाए थे। इनको बड़े अच्छे लगे थे। 3 लड्डू 6 लड्डू खाए थे दोनों लोगों ने मिला के। 3 लड्डू खाए थे। चुनाव के लिए अभी कोई ऑर्डर आया है यहाँ पर? चुनाव के लिए बहुत ऑर्डर आया हमारे, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, 40-50 किलो तक। अभी से आ चुके हैं ऑर्डर? तो ज्यादातर राजनीतिक लोग ले जाते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर लड्डू लेने आए हुए हैं दूर दूर से। जैसे हमने आपको बताया कि केवल कानपुर ही नहीं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्यों इतने सालों से आ रहे हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैम, जब से होश संभाला तब से मैम ठग्गू के लड्डू नाम सुनते आ रहे हो और हमेशा लेते भी है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? जी, आता रहता हूँ। यहाँ की कुल्फी पसंद है मुझे, आता रहता हूँ कुल्फी खाने। अच्छा, तो लड्डू के अलावा कुल्फी भी पसंद है यहाँ पर आपको? जी मैम, इसका जो स्लोगन है वही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, वही अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी ठग्गू का लड्डू बहुत फेमस है। तो आपके दिल को भी ठग लिया ठग्गू के लड्डुओं ने? एक्चुअली में ये पैसे से नहीं, अपने स्वास्थ्य से ठगते हैं। कौन सी सरकार ने आपके दिल को ठग लिया है इस बार उत्तर प्रदेश में? हमारा तो एक मानना है, जो विधायक आपके क्षेत्र का विकास करे, आपके क्षेत्र में हमेशा संपर्क में रहे, आपके डोर टू डोर हमेशा जीतने के बाद भी आए, आपकी समस्याओं को सुने, उसको चुनना चाहिए। ठग्गू के लड्डू और साथ ही साथ कुल्फी भी बदनाम है, यानी कि नाम में भी बदनामी है। कुल्फी यहाँ पर अलग अलग तरह से बनाई जाती है। चलिए, हमने आपको यहाँ के लड्डुओं का जायका भी बताया, यहाँ की बदनाम कुल्फी भी बताई, लेकिन सरकार का कौन सा नाम होगा, किस सरकार का नाम होगा, और साथ ही साथ कौन सी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने दिल के जरिए ठगने वाली है, इसके नतीजे 10 मार्च को ही पता चलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परमीन शर्मा के साथ कानपुर से तेजश्री पुरंदरे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचाते हैं। देखते हैं आज का विचार। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि किसी भी कामयाबी के लिए 1% प्रेरणा और 99% मेहनत की जरूरत होती है। तो उम्मीद है लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां और समाचार मिल गए होंगे। जी हाँ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन सोमवार को करेंगे आपसे फिर से मुलाकात यहीं पर लंच टाइम में। नमस्कार। नमस्कार।